पिछले कुछ समय में आपने ये नोटिस किया होगा कि भारत की विदेश नीति को लेकर या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर इंडियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखती है। हर गली कूचे में आज की डेट में भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर डिस्कशंस होने स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के चैनल्स हों, चाहे वो एडिटोरियल्स हों न्यूज़पेपर के, लेकिन हर जगह आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डोमिनेट करती हुई दिखती है। इसका कारण क्या है वो हमें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। साथ ही साथ हमें इस वीडियो के अंदर यह भी डिस्कस करना है कि साल 2025 के अंदर, ईयर 2025 के अंदर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, जो आपके यूपीएससी एस्पेक्ट से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है या आपको अच्छा लगता है भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानना, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि ये जो इंटरेस्ट राइज होता हुआ दिखा है, ये जो भारत की विदेश नीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये जो लोगों के अंदर एक नया उत्साह है, नया डिस्कशन पैटर्न आपको स्टार्ट होता हुआ दिखा है, एवरीबडी सीम्स टू बी एन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। आखिर ऐसा हुआ क्यों, और ऐसा 10 साल पहले, 15 साल पहले क्यों नहीं हो रहा था? राइट, देखो, सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती इकोनॉमी। जो इंडिया की इकोनॉमिक स्टेचर आपको राइज होता हुआ दिखा है, भारत का इकोनॉमिक स्टेचर आपको राइज होता हुआ दिखा है, साथ के साथ इंडिया की जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है, जो हमारा ग्लोबल स्टैंड है, जो हमारा ग्लोबल स्टेटस है, अगर आप उसे पिछले 10 साल पुराने इंडिया से कंपेयर करोगे तो रिलेटिवली आज बेटर देखने को मिलता है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन होना, फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसा स्टैंड लेना जो कि एक बैलेंस स्टैंड है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दिखाता है, यह कहीं ना कहीं भारत को दुनिया के बाकी देशों से अलग खड़ा करता है, और जिसकी वजह से इंडियंस को भी लगने लगा है कि हां, ग्लोबली इंडिया इंटरनेशनल कोई स्टैंड ले रहा है और इंटरनेशनल एरेना में कहीं स्टैंड करता है। दूसरा एस्पेक्ट है जो हमारी प्रोएक्टिव लीडरशिप है, अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने जिस तरीके की पोजीशनिंग अटेन की है, जिस तरीके से अपने आप को एक ग्लोबल लीडिंग पावर की तरह दिखा रहे हैं, वो लीडिंग ग्लोबल पावर की तरह दिखा रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर, डिस्पाइट इतने सारे प्रेशर के, इतना ज्यादा प्रेशर के, हमने मेक श्योर किया कि हम रशिया के साथ अपने ट्रेडिशनल टाइज ब्रेक नहीं करेंगे, और रेदर देन ब्रेकिंग हमने उसे और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया। जहां 0.2% तेल हम रशिया से ले रहे थे, वहां 40% मेरी एनर्जी सिक्योरिटी आज रशिया के थ्रू की जा रही है। दूसरा एस्पेक्ट, जो इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, 2017 में जब से हमने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस डिहाइफिनेट किए, तब से हमने पैलेस्टीनियन क्वेश्चन को और इजराइल के साथ बाकी बायलैटरल रिलेशंस को साइडलाइन कर दिया, मतलब बाइफरकेट कर दिया कि भाई इजराइल के साथ अगर बायलैटरल रिलेशंस हैं तो वो अलग चलेंगे, जब पैलेस्टीन की बात आएगी, जब गाजा की बात आएगी तो अलग तरीके से देखा जाएगा। तो मल्टीपल ऐसे ओकेजन्स हुए कि इंडिया ने वहां एब्सटेन कर दिया वोट करने से, इजराइल के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए, ईरान के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंसिंग अप्रोच है, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले, लेकिन कंसिडरिंग द ग्लोबल सिचुएशन, जितनी डेलिकेट, जितनी फ्रेजाइल मुझे ग्लोबल सिचुएशन देखने को मिल रही है, ग्लोबल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करो तो भारत का स्ट्रेचर आपको कंटिन्यूसली राइज होता हुआ ही दिखेगा। जो भारत का से है, जो भारत की आवाज में जो वजन है, वो आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। और शायद एक यही कारण है कि जब अपना देश आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो आपका इंटरेस्ट भी उन चीजों में रिलेटिवली ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों बास्केटबॉल के बारे में डिस्कशन नहीं करते? क्योंकि हमारी टीम उसमें डोमिनेट नहीं करती, लेकिन हम क्रिकेट के बारे में डिस्कशन जरूर करते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज वी आर वन ऑफ द मोस्ट टॉप क्रिकेटिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जहां आपका प्राइड आता है ना, वहां आपका इंटरेस्ट भी अपने आप आ जाता है। और यहां कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारी बेटर परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ समय में, जो हमारे कुछ स्टैंड रहे हैं, जिसने हमें दुनिया से अलग रखा है, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हुए दिखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हुए दिखेंगे। आज की डेट में आपको चाय की टपरी पे भी फॉरेन पॉलिसी डिस्कस होती हुई दिख जाती है, जो देश के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके डिस्कशंस पॉलिटिक्स की जगह इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी होने लगे, तो सर्टेनली जो हमारी जनता है वो किसी ना किसी तरीके से तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। चाहे आपको अच्छी लगे, चाहे आपको बुरी लगे, आप क्रिटिसाइज करो, आप अप्रिशिएट करो, लेकिन अगर आप उसे डिस्कस कर रहे हो तो सर्टेनली जो हमारा ओवरऑल एस्पेक्ट है, जो इंटेलेक्ट है जनता का, वो रिलेटिवली आपको इंप्रूव होता हुआ दिखता है। एंड दे आर डिस्कसिंग ऑन फ्यू थिंग्स जो रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन कंपेयर टू द अदर बोगस टॉपिक्स, जो आपको सोसाइटी के अंदर जनरली थ्राइव करते हुए दिखते हैं कि किसी कॉमेडियन ने कुछ बोल दिया, किसी की कब्र खोदनी है। मतलब बेसिकली ये सारी चीजों से बेहतर है कि आप इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज डिस्कस करो। इसके अलावा
भारत 2025 में किन किन चीजों पर रिलेटिवली ज्यादा फोकस करेगा? भारत की 2025 के अंदर इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जितना ज्यादा डेलिकेट और जितना ज्यादा डायनेमिक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें भारत की प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, यह भी एक मेजर एस्पेक्ट रहने वाला है। चैलेंजिंग लैंडस्केप ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आपको यह समझने की जरूरत है कि अब कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं ग्लोबल कि क्यों एक मेजर चैलेंज है भारत के लिए एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी रन करना जो इंडियन इंटरेस्ट को सेंटर में रखे और साथ के साथ बाकी नेशंस के साथ हम कोऑपरेट भी कर पाए। जिन देशों की आवाज नहीं सुनी जा रही है उसमें लीडरशिप रोल लेके, बेसिकली ग्लोबल साउथ का लीडरशिप रोल लेके, जो लेसर डेवलप्ड कंट्री हैं उनको लीड करते हुए हम उनकी आवाज को मेजर प्लेटफॉर्म्स तक कैसे पहुंचा सकें। हमने ट्राई भी किया है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार चैलेंजेस जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आगे आने वाले हैं या जो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलते हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां देखने को मिल रहा है दैट इज कंटिन्यूअसली हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपको इवॉल्व होती हुई दिखेगी। और फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस खुद में ही इतना डायनेमिक एस्पेक्ट है, खुद में ही इतना डायनेमिक टॉपिक है कि ये कंटिन्यूअसली आप स्टैटिक फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकते। आपको समय के साथ अपना स्टैंड, अपना नजरिया, अपने लेंस बदलने पड़ते हैं जिससे आप अपने इंटरेस्ट को सेंटर में रख पाओ, जिससे हम इंटरनल चेंजेस भी आपको देखने मिले हैं, साथ के साथ ग्लोबल डायनेमिक्स भी चेंज देखने को मिले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाहर की कंट्रीज, अब तक हम किस कंडीशन में थे, हम दूसरों को ब्लेम करते थे कि यार हमारी कंट्री के अंदर वायलेंस कर रहे हो तुम, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हो, हमारे देश के अंदर तुम ऐसे लोगों को मार रहे हो जिन्हें हम नेशनलिस्ट बोल सकते हैं। आज की डेट में दूसरी कंट्रीज हम पे ब्लेम लगाती हैं, जैसे कनाडा हो गया, पाकिस्तान हो गया, इवन यूएस हो गया, यूके हो गया, कि आप हमारे देश में आके आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ ऐसा कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। और याद रखिएगा, अगर दूसरी कंट्री आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को क्रिटिसाइज कर रही है तो इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ ना कुछ सही कर रही है, वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में डेफिनेटली फंक्शन करने वाले हैं। जो आगे वाले समय में आपको यह भी देखना पड़ेगा, जैसी सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है प्रेजेंट वर्ल्ड में, तो मेरी आने वाली फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, मैं उसे क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूं। एक रफ प्रिडिक्शन तो डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन जिस तेजी से इंटरनेशनल रिलेशंस बदलते हैं, जिस तेजी से ग्लोबल पावर्स के जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इनके स्टैंड आपको चेंज होते हुए दिखते हैं, हमें भी उसके साथ एकोमोडेट करने की जरूरत है। इसलिए प्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है फॉरेन पॉलिसीज की वो रिलेटिवली कम होती है। इंडिया की जो बढ़ती इकोनॉमिक पावर है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम ऑलरेडी बन चुके हैं। इंटरनेशनल रोल जो हमने एक्वायर किया है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे मेरी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, जैसे मैं अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर बताता हूं, वैसे वैसे मेरे फॉरेन पॉलिसी स्टैंड भी उस चीज को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं जी मैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हूं, मैं दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन हूं, मैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हूं और मैं स्टैंड ना लूं और मैं अपना से किसी भी तरीके से ना रखूं। मेरे को अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड चाहिए। और इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक पावर, इंडिया की बढ़ता इकोनॉमिक स्टेचर कहीं ना कहीं उसकी फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, जो खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लास्ट है जो आपको जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हुए दिखे हैं, उसने कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन रिलेशंस को इंपैक्ट किया है और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को भी इंपैक्ट किया है। चाहे हमारा यूएस से बढ़ती नजदीकी की बात करें, चाहे रशिया से तेल खरीदने की बात करें, चाहे इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे पे इजराइल के साथ कुछ कुछ मूवमेंट पर खड़े होने की बात करें, ईरान और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप को बैलेंस करने की बात करें, जब हम नेबरहुड की बात करते हैं, चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप मैनेज करने की बात करें, मिलिट्री जनता, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, आपको पता है इन सभी देशों में क्या चल रहा है। इतने डिस्टर्बिंग एनवायरमेंट, इतने डिस्टर्बिंग नेबरहुड के साथ आपको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है कि कैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज करूं और किस तरीके से इन चैलेंजेस को मैं फेस करूं अपनी विदेश नीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। अब विदाउट एनी फर्दर डिले एक बार डिटेल में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या है ग्लोबल पॉली क्राइसिस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। यहां एक आपको एक टर्म देखने को मिल रहा है, पॉली क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब आपको पता है कोई भी दिक्कत, और इस टाइम पर डेफिनेटली बोला जा सकता है कि दुनिया एक दिक्कत से नहीं जूझ रही है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के सामने इस टाइम पे, जिसको हमने क्या बोला है, पॉली क्राइसिस। अब ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहले 2020 की शुरुआत में ही आपको कोविड-19 आता हुआ दिखा। 2 साल के लिए दुनिया ठप रही, ग्लोबल रिसेशन आया, सप्लाई चेन बिगड़ी, रिलेशनशिप में आपको उलटफेर होते हुए दिखे। इंडिया ने इस मूवमेंट को भी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। जिस तरीके से हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की, उससे हम कहीं ना कहीं ट्रस्ट गेन कर पाए जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका। जो इवैक्यूएशन हमने ऑपरेशंस किए, उसमें मल्टीपल नेशंस के लोगों को, सिटीजन्स को हमने इवैक्यूएट किया, उससे भी हमारा कहीं ना कहीं ट्रस्ट जनरेट हुआ, जिससे ग्लोबल स्टेचर में आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखा, एलिवेशन होता हुआ दिखा। उसके बाद यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, ये 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई। इवेंचुअली वेस्ट एशिया में 7 अक्टूबर 2023 को आपको गाजा
हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती हुई दिखी, और जो कंटिन्यूसली यूएस और चाइना के टेंशंस बढ़ रहे हैं इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेसिफिकली ताइवान को लेकर, इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर को लेकर, साउथ चाइना सी में बाकी कंट्रीज के से को स्टोर किया जा सके, सस्टेन किया जा सके, चाइना पूरी तरीके से उन्हें ओवरटेक ना कर ले, क्योंकि यूएस के लिए भी स्ट्रेटेजिकली वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो वहां भी आपको टेंशंस बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये इतने सारे चैलेंजेस जब आपको इंटरनेशनल एरेना में चलते हुए दिखते हैं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सब को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए विदाउट हर्टिंग माई नेशनल इंटरेस्ट एंड बाई मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी की पूंछ पकड़ के उसके साथ चलना शुरू कर दूं, मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन रहनी चाहिए, मेरे इंटरेस्ट भी मेंटेन रहने चाहिए, लेकिन इन सब को किस तरीके से मैनेज करना होगा कि कोई मेरा दुश्मन ना बने, सबके साथ मैं रिलेशनशिप बेटर कर सकूं। आपको सबसे पहले यह बात समझने की जरूरत है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई दुश्मन नहीं होता है सच। डिप्लोमेसी का मतलब ही यह है कि जो दुश्मन है उसे न्यूट्रलाइज किया जाए, जो न्यूट्रल है उसे दोस्त बनाया जाए, और जो दोस्त है उसे एलाई बनाया जाए, मतलब अपनी साइड लाया जाए। ये डिप्लोमेसी का सिंगल पर्पस है। आप कभी भी रिलेशनशिप बिगाड़ने की बात नहीं करते वहां, आप हमेशा रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की बात करते हो। जितने भी ये ग्लोबल क्राइसिस हैं, इसमें ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ भी इंक्लूडेड है। यूक्रेन रशिया के अंदर जितने लोग मरे, गाजा के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, जो इजराइल के अंदर लोगों को एबडक्ट किया गया, होस्टेज बनाया गया, ऐसे केसेस में ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव पे, कंसिडरिंग आवरसेल्फ अ गांधीयन कंट्री, जब हम अपने आप को एक गांधीवादी देश बोलते हैं, तो हम किसी भी तरीके से इंसानी जान की अहमियत को समझेंगे, और वो स्टैंड भी हमारे लिए लेना जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। हमेशा भारत आपको पीस के साथ खड़ा हुआ दिखेगा, हमेशा भारत आपको साइड चूज करना नहीं करता हुआ दिखेगा, उसे अवॉइड करता हुआ दिखेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जब जंग होती है ना, तो गलती किसी एक की नहीं होती, गलती दोनों की है, लेकिन जो सफर करती है वो आम जनता है, वो आम सिविलियंस हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो यूएनजीए के रेजोल्यूशंस हो, चाहे वो उसके अलावा आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो G20 हो, G7 हो, SCO हो, ब्रिक्स हो, ऐसी जगह आप स्टैंड लेते हुए दिखते हैं कि एज सून एज पॉसिबल कि वॉर को खत्म किया जाए। कोई भी जंग जो है वो बैटलफील्ड पर खत्म नहीं होती, इवेंचुअली आपको टेबल्स पर बैठ के नेगोशिएट ही करना पड़ता है। तो एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी ये पोजिशनिंग बैठाई जा सके उतना ज्यादा दुनिया के लिए अच्छा है। इसीलिए इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट करनी पड़ती हैं। इजराइल के साथ मेरा एक इंटेलिजेंस रिलेशन है, एक डिफेंस रिलेशन है, लेकिन पूरी दुनिया इस टाइम उसके अगेंस्ट देखने को मिल रही है। वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है हमस के साथ, गाजा के अंदर हमस को के नाम पे वो जो कोलेटरल डैमेज हो रहे हैं सिविलियंस के, उसमें भारत सपोर्ट करना नहीं कर सकता, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेसी लानी पड़ती है यहां, कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कहां मैं इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखूं, कहां मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखूं। सेम गोज विद रशिया, कहां मैं रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखूं, कहां मैं रशिया के अगेंस्ट या फिर एब्सटेन करता हुआ दिखूं, क्योंकि उस चीज को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज हैं वो भी एडजस्ट होती हुई जा रही हैं, अपनी हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो भी हम एडजस्ट कर रहे हैं, और ये जो चैलेंजेस हैं इनको नेविगेट करते हुए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आई गेस जितना मैंने ज्ञान अभी तक आपको दिया है उतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम मेन एस्पेक्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स, किस तरीके से भारत को फॉरेन पॉलिसी बदल रही है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो बदला है, किस तरीके से भारत का स्टैंड बदला है और क्यों बदला है। देखो, सबसे पहली लाइन आपको यहां देखने को मिल रही है कि 2008 के बाद से ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में एक मेजर चेंज आया है। कैसे आया है? 1991 तक कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एंटर करते हैं। मतलब 1991 के बाद से आपको प्योरली यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड दिखता है। एक ही पोल था दुनिया का, दैट वाज यूएस। 2008 तक, 1991 से लेकर 2008 तक आपको यही सिनेरियो चलता हुआ दिखा, और इसी बीच में आपने अफगानिस्तान का इन्वेजन भी देखा, इसी बीच में आपने इराक का इन्वेजन भी देखा। साथ के साथ आपको यह भी पता चल रहा है कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो किसी और की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो यूएस को क्वेश्चन कर सके। लेकिन 2008 में आता है सब प्राइम क्राइसिस। यूएस के अंदर एक मेजर क्राइसिस आता है, और वो पूरी तरीके से यूरोजोन क्राइसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। यूरोप भी उससे नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, और उसके बाद से आपको एक शिफ्ट दिखता है कि मल्टीपल पावर्स राइज करना शुरू कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। मतलब यूएस कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे था टिल 2008, लेकिन उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे इकोनॉमिकली क्वेश्चन किया गया कि तेरे वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस आया। इवेंचुअली आपको उसके अलावा भी पावर्स राइज होती हुई दिखेंगे। चाइना का सडन राइज होता हुआ दिखेगा, रशिया वाज रीगेनिंग इट्स लॉस्ट प्राइड, इंडिया वाज आल्सो राइजिंग। तो हमने क्या किया, हम यूनिपोलर की वजह से, यूनिपोलर की तरफ से मल्टीपोलर की तरफ बेसिकली मूव करने लगे पोस्ट 2008 पीरियड। यही लिखा हुआ दिखा है कि जैसे ही एशियन पावर्स राइज होती हुई दिखती हैं आपको, चाइना, इंडिया इंक्लूडिंग रशिया, तो उसकी वजह से आप एक
मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हो। इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट जो हैं, इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट जो ओशन मानी जाती थी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से, वो मानी जाती थी अटलांटिक ओशन। क्यों? क्योंकि यूएस, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ही वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाएगा कि स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड क्या है, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज कहां फोकस कर रही हैं, तो वो अटलांटिक से शिफ्ट होकर इंडो पैसिफिक की तरफ मूव कर चुका है। और शायद यही कारण है कि चाइना और इंडिया और रशिया जैसी कंट्रीज की वापस से आपको इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई दिखती है। जैसे जैसे पावर मल्टीपोलर बनती जा रही है, भारत के लिए अपने आप को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करना उतना ही ज्यादा जरूरी हो गया है। देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ये रेल जो आई है ना, जो रेलगाड़ी आई है, अगर इसको तुमने नहीं पकड़ा तो ये छूट जाएगी। पास्ट में भी हमारे साथ ऐसा हुआ है, चाइना ने वो रेलगाड़ी पकड़ ली थी, वो ट्रेन पकड़ ली थी, हम वो ट्रेन मिस कर गए थे। हम नहीं चाहते हैं कि जो एक और बार अपॉर्चुनिटी आई है मल्टीपोलरिज्म की, इसको हम किसी भी तरीके से मिस आउट करें। और इसी वजह से हमें कंटिन्यूअसली अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से इवॉल्व करना होगा, इस तरीके से फॉर्मुलेट करना होगा कि जो हमारा से है इंटरनेशनल एरिना में, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें, अपने इंटरेस्ट को फोरफ्रंट पे रखते हुए ग्लोबली अपने इंटरेस्ट अचीव कर सकें, और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन रख सकें, जिससे हम अपने आप को एक की ग्लोबल प्लेयर की तरह दिखा भी सकते हैं। अदर देन दैट, इंडिया फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखो, अब तक क्या होता था, हम डिप्लोमेसी पे फोकस करते थे कि जी एक कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशंस, इसके साथ रिलेशंस रखते, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक वाला एस्पेक्ट भी हो जाता था उसके अंदर। लेकिन आज की डेट में मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है फॉरेन पॉलिसी, केवल डिप्लोमेसी से काम नहीं चलता। आप अब जब आज की डेट में आप बात करते हो, तो डिप्लोमेसी तो है ही, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सिक्योरिटी, ये चीजें भी आपको सेंटर में आती हुई दिखती हैं। आपको इंटेलिजेंस एग्रीमेंट्स होते हुए दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस के साथ हमने मेजर डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिए। 2002 में हमने उनके साथ जीसोमिया साइन किया, 2016 में हमने उनके साथ लेमोआ साइन किया, 2018 में हमने उनके साथ कॉम कासा साइन किया, फिर 2020 में इवेंचुअली बेका साइन किया। तो ये 4 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करने में आप ग्लोबल सिक्योरिटी एस्पेक्ट को भी पिक्चर में ले रहे हो। सेम गोज विद जापान, सेम गोज विद रशिया, सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। जो डी ग्लोबलाइजेशन जैसे इश्यूज हैं, आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन से उल्टा जा रही है दुनिया, जैसे अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, मेक इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, ये सारी वो पॉलिसीज हैं जो इनवर्ड लुकिंग है। रेदर देन ग्लोबल कोऑपरेशन, आप रीजनलाइजेशन की तरफ मूव करते हुए दिखते हुए देखा जा सकता है वर्ल्ड को, और रीजनल ब्लॉक्स आपको राइज करते हुए दिखेंगे। जैसे ब्रिक्स आपको सडनली राइज होता हुआ दिखेगा। मैं डेफिनेटली उसे रीजनल तो नहीं बोल सकता, बट सर्टेनली एक आइडियोलॉजिकल ब्लॉक तो वो है ही। साथ के साथ एससीओ की इंपॉर्टेंस आपको बढ़ती हुई दिखी है, क्वाड जैसी ग्रुपिंग आपको बढ़ती हुई दिखी है, वेस्ट एशिया में I2U2 जैसी चीजें आपको राइज होती हुई दिखी हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन से रीजनलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, स्पेसिफिक रीजन्स की नीड के हिसाब से वहां ग्रुपिंग बना रहे हो। तो हम बोल रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन भी एक मेजर इशू है। सप्लाई चेन रेजिलियंस, आसान भाषा में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुई, व्हीट क्राइसिस आ गया, ऑयल क्राइसिस आ गया, कोविड आया, 31% मैन्युफैक्चरिंग केवल चाइना में होती है, और जब 31% मैन्युफैक्चरिंग पे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, तो ऑफकोर्स उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप पे किस पे जाता हुआ दिखेगा? ग्लोबल ऑर्डर पे जाता हुआ दिखेगा, सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स पे जाता हुआ दिखेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे जाता हुआ दिखेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, कॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। साथ के साथ जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो एआई हो जाए, चाहे वो बिग डेटा हो जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाए, डेटा सिक्योरिटी हो जाए, ये भी बहुत बड़े इश्यूज हैं। जैसे एआई की मैंने ऑलरेडी बात कर दी। आज की डेट में ये सारे एस्पेक्ट्स जिन जिन के बारे में मैंने बात करी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब चीजें जो हैं, ये डिप्लोमेसी का ही हिस्सा बन चुकी हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ही हिस्सा बन चुकी हैं। फोकस शिफ्ट हो चुका है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ पे, रेदर देन प्योरली डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ पे। जो हमारा स्ट्रेंथ हम बोलते थे ग्लोबली, वो केवल हमें रियलाइज हुआ है इंडिया को एज वी हैव ग्रोन इन आवर स्टेचर, इकोनॉमिक स्टेचर। तो हमें रियलाइज हुआ है कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट शायद तुम्हारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को भी बेटर कर सकता है। तो आज की डेट में चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, हम उन पर ज्यादा ध्यान देते हुए दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वाड को जब मैं बात करता हूं, जो इंडो पैसिफिक एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस आपको देखने को मिल रहे हैं, सुनने में लगता है कि इट्स प्योरली फॉर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, लेकिन आप देखेंगे वहां सेमीकंडक्टर पैक्ट भी साइन किया है हमने, जिससे चारों कंट्रीज मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर सकें। तो टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो, सबसे पहले सितंबर के अंदर जब G20 हुआ था, तो दैट वाज अ गुड एस्पेक्ट अपने आप को पोर्ट्रे करने का, अपने आप को फोरफ्रंट पे रखने का। हमने वहां अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ ऐड करा, G20 के अंदर ऐड कराया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कराया, एक ऐसे माहौल में जिस टाइम पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई डिक्लेरेशन, फाइनल डिक्लेरेशन यहां हो पाएगा, लेकिन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होना
साथ में आईमैक जैसे प्रोजेक्ट का राइज होना, इवेंचुअली अफ्रीकन यूनियन का G20 में ऐड होना, हमारे स्टेचर को काफी ज्यादा बढ़ा गया। हमारी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज को काफी एप्रिसिएशन मिला उस टाइम पे, जिसकी वजह से भारत की भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ती हुई दिखी ग्लोबल एस्पेक्ट में, और इंडिया को ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के रोल में भी देखा जाने लगा। तो G20 काफी हद तक, जो वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए एक स्लोगन था, इसका जो थीम थी जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो आपको महाउपनिषद से आपको राइज होता हुआ दिखता है ये स्लोगन, इसको हमने थीम रखा था और शायद उसी पे हम फंक्शन भी करते हुए दिखे। हमने कोशिश करी कि जितने भी स्मॉलर स्टेट्स हैं, हमारे डिप्लोमेट्स 116 कंट्रीज में गए जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, उनके इश्यूज सुने और उन्हें फिर G20 प्लेटफॉर्म पर लाकर रखा, जिससे उन कंट्रीज का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ा जो ऑलरेडी वैक्सीन डिप्लोमेसी और जो इवैक्यूएशन ऑपरेशंस थे उनकी वजह से ऑलरेडी सस्टेन कर रहा था। तो हमने काफी अच्छे से G20 को यूटिलाइज कर पाए हम। ये जो आईमैक प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको मुंद्रा पोर्ट देखने को मिल रहा है गुजरात को, इंडिया का नावा शेवा यानी JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में देखने को मिल रहा है। इवेंचुअली हम UAE के जेबेल अली से कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं अल गुवैफत जो भी UAE का और सऊदी के एकदम बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, देन हराद, देन रियाद, एंड उसके बाद हम जॉर्डन को कनेक्ट करते हैं, अल हदीता को। ये लास्ट सिटी दे रखी है सऊदी की, जॉर्डन ने भी इसे साइन नहीं किया है इसलिए जॉर्डन को इंक्लूड नहीं किया है। हाइफा पोर्ट हमें इजराइल का देखने को मिल रहा है, देन हम पिरास पोर्ट जा रहे हैं ग्रीस, इसके आगे हम जाते हैं तो मसीना पोर्ट हमें इटली में देखने को मिलता है, फाइनली फ्रांस का जो मार्सेल पोर्ट है वो आईमैक को कंप्लीट करेगा। ऑल दो अभी के लिए ये डेड पड़ा है कॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया, लेकिन दैट वाज अ मेजर नेल इन द कॉफिन। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं OBR को, मैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसे काउंटर कर दिया है या उसके अपोजिट में चले गए हो, लेकिन सर्टेनली आपने उसका एक ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ ही लिया है। अदर देन दैट, ट्रंप, जब जैसे आपको ट्रंप फैक्टर आते हुए देखेंगे, जैसे ही जनवरी 2025 से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिक्चर में आई तो ग्लोबली ना आप सब जब से देखोगे स्टॉक मार्केट भी हमारा बैठा पड़ा है। क्यों? कॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। जो टैरिफ की वो बात करते हैं, जो ट्रेड के ऊपर वो सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं, वो ग्लोबल सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, वो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो जापान के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैक्सिको कनाडा पे ऑलरेडी टैरिफ बढ़ा चुके हैं, इंडिया की भी बारी ऑलमोस्ट आई चुकी है। तो इस वजह से भी आपको एक अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज जो हैं वो भारत के लिए एक और चैलेंज क्रिएट करती हैं, लेकिन साथ के साथ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती हैं कि यूएस एक रियलिस्टिक लीडर है ट्रंप, तो यूएस और चाइना की जो टेंशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें नेविगेट करना पड़ेगा अपना पाथ, हमें दोनों के बीच में रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ेगा। हम साइड चूज नहीं कर सकते कि इधर चाइना और यूएस, हमें दोनों के साथ एक बार्गेनिंग एस्पेक्ट खेलना पड़ेगा, चाइना के अगेंस्ट यूएस का और यूएस के अगेंस्ट चाइना का, जो ट्रंप के आने के बाद शायद और बेटर होता हुआ दिख सकता है। इंडिया और यूएस रिलेशनशिप जो है पिछले कुछ समय में और बेहतर होती हुई दिखी है, चाहे वो मोदी और बाइडेन के टाइम की बात हो, चाहे वो मोदी और ट्रंप के बाद के टाइम की बात हो, चाहे वो मोदी और ओबामा के टाइम की बात हो। सिंस द टाइम ऑफ ओबामा टिल द टाइम ऑफ ट्रंप 2.0 आपको रिलेशनशिप थोड़े से यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक होते हुए दिखे हैं। 2016 के अंदर हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन गए, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भी बन चुके थे। तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि यूएस को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, यूएस चाइना के रिलेशनशिप को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में यूएस को कैसे बार्गेनिंग टूल की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे हम इंडो पैसिफिक रीजन में एक चाइनीज हेजेमनी बनने से रोक सकें और अपनी रीजनल हेजेमनी जो हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन ओशन के अंदर बनाने की, उसको सस्टेन कर पाए। राइट, अगर आगे देखा जाए, जब मेजर पावर्स हैं, चाहे वो यूएस हो जाए, चाहे वो चाइना हो जाए, चाहे वो रशिया हो जाए, चाहे वो EU हो जाए, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये एक मेजर रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज आज भी यही वो कंट्रीज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल एस्पेक्ट्स को रन करती हैं। हमेशा सेंटर में आपको यही कंट्रीज देखने को मिलेंगी, चाहे वो यूएस चाइना के रिलेशंस की बात हो, चाहे वो इंडिया के खुद के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात हो जो हम चाइना के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यूएस के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे जो ट्रेड वाला एस्पेक्ट है, टैरिफ वाला एस्पेक्ट है, उसे काफी हद तक रिजॉल्व किया जा सके। साथ के साथ इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो भी आपको इवॉल्व होती हुई दिखी। पहले हम केवल डिफेंस पार्टनरशिप में ज्यादा बिलीव करते थे, अराउंड 68% 2017 के अंदर जो हमारा टोटल डिफेंस इंपोर्ट था वो 68% रशिया से आता था, लेकिन आज की डेट में घट के केवल 36% हो चुका है। उसके अलावा जो एनर्जी सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है, रशिया के साथ मैं एनर्जी में भी एंगेज कर रहा हूं। 40% आज की रेट में जो क्रूड ऑयल में इंपोर्ट कर रहा हूं दैट इज फ्रॉम रशिया। तो मेजर जो वेस्ट एशिया से स्विच करके मैं कहां पहुंच चुका हूं, रशिया, और वो मेरे को सस्ता भी मिला, तो मेरे को इकोनॉमिकली भी मेरे लिए क्या रहा, वो फायदेमंद रहा। और डिफेंस पार्टनरशिप आज भी आपको चलती हुई दिख जाती है, नॉट जस्ट दी इक्विपमेंट्स बट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल। फॉर एग्जांपल, अमेठी के अंदर एक राइफल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाली है कैलाशनिकोव की, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हमारे यहीं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाले पर्सपेक्टिव से आपको इंडिया में ही राइफल मैन्युफैक्चरिंग होती हुई दिखेगी। कैलाशनिकोव की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब भारत में ही होगी। साथ के साथ रशिया ने S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए
रजामंदी दे दी है, वो हां कर दी है, तो ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजिकल जीत है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक साइड चूज करके बैठे हैं, हम यूएस के साथ भी रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, यूएस के साथ भी रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, रशिया के साथ भी रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, चाइना के साथ भी कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप को बैलेंस करने में सक्षम रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, जो 2020 का गलवान कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद 2022 में जो ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान बोल रहा हूं, तवांग कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिला तवांग रीजन के अंदर, वहां भी आपको बेसिकली रिलेशनशिप थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हम कोशिश तो कर रहे हैं चीजें बेटर हो जाएं। अगर यूक्रेन और वेस्ट एशिया की बात की जाए, ये दो मेन कॉन्फ्लिक्ट हैं जो दुनिया में इस टाइम चल रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात कर लो, चाहे आप इजराइल और हमस की बात कर लो। तो यूक्रेन और वेस्ट एशिया जो हैं, ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, कि भारत क्या स्टैंड लेता है इस टाइम पे, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है, किस तरीके से रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ट्रंप के जो एफर्ट हैं एक पीस डील कराने के, हो सकता है रशिया यूक्रेन में वो रिलेटिवली फिर भी शायद हो जाए, उसमें अभी आपको वापस से थोड़ी सी एक नॉट बनती हुई दिख रही है, जितना इजी लग रहा था उतना आसान नहीं दिख रहा है वो, अभी थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से एटलीस्ट नेगोशिएशंस की बात होनी शुरू हो चुकी है। जहां तक बात रही वेस्ट एशिया की, तो यूएस और ईरान के जैसे ट्रेडिशनल रिलेशंस रहे हैं, वो थोड़ा सा रिलेशनशिप को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है यूएस के साथ, बिकॉज यूएस ने पिछले 10 सालों से उसे सैंक्शंस के अंदर दबा रखा है। तो इवेंचुअली अगर आप किसी कंट्री को आप इतना पुश करते हो, तो वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वो यही बोलेगी फिर कि भाई अब तू सैंक्शंस ही लगा, मैं अपने आप मेक श्योर करूंगा जैसे मुझे फंक्शन करना है, मैंने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं। तो वेस्ट एशिया की सिचुएशन आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, और ये हमारा चैलेंज और ज्यादा बढ़ा देती है कि कैसे मैं इजराइल के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करूं, कैसे मैं सऊदी यूएई को भी साथ में रखूं, कैसे मैं ईरान को भी साथ में रखूं, बिकॉज ईरान हैज बीन अ ट्रेडिशनल पार्टनर और थोड़ा सा डिस्टेंस होता हुआ दिख रहा है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि बैलेंसिंग अप्रोच के चक्कर में कहीं ईरान हमसे डिस्टेंट ना हो जाए, तो वो भी हमें मेक श्योर करना जरूरी है। इजराइल की जो मिलिट्री डोमिनेंस है रीजन के अंदर, वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इजराइल के साथ हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है, इजराइल के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है। तो इजराइल के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, कंसिडरिंग दिस फ्रेजाइल ग्लोबल सिनेरियो, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर देखा जाए तो ये आपको पूरा रीजन देखने को मिल रहा है। इस पूरे रीजन पे रशिया क्या कर चुका है, एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है ईस्टर्न रशिया को, साथ के साथ क्रीमिया को वो 2014 में ही एनेक्स कर चुका था। अगर एक बार मैं इजराइल के मैप को देखता हूं, तो दिस इज गाजा, ये जो आपको हरी पट्टी देखने को मिल रही है इजिप्ट के जस्ट ऊपर, दिस इज गाजा। यहां ऑलरेडी आपको कंफ्लिक्ट देखने को मिल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने विड्रॉ करने से मना कर दिया है। जो 1 मार्च तक की जो पीस डील हुई थी, उसमें अभी भी आपको कोई मतलब शांति देखने को नहीं मिल रही है। वापस से आपको एयर स्ट्राइक्स जो हैं इजराइल की तरफ से वो राइज होती हुई दिखी हैं। हाउदीज ने वापस अटैक किया है इजराइल के ऊपर, यूएस ने हाउदीज के ऊपर अटैक किया है। यूएस की एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हो गई थी जिसमें वो बोल रहे थे हाउदीज के ऊपर कहां कहां बेसिकली अटैक करना है। और यूएस वो कंट्री है जो इंडियन इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन कर रही है, इन पे खुद का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं संभाला जा रहा और पब्लिक कर दे रहे हैं अपनी बेसिकली स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। जो रीजनल चैलेंजेस हैं, देखो ये सारी बात कर ली हमने ग्लोबल एस्पेक्ट में, लेकिन अगर पड़ोसी नहीं संभलेगा तो बाकी चीजों को कैसे संभालोगे। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना आज भी भारत की प्रायोरिटी है। सिंस द टाइम जब हम बात कर रहे थे, जब हम आजाद हुए थे, तो हमारी जो पंचशील पॉलिसी आई थी वो भी सारे नेबरहुड के लिए थी। इवेंचुअली 1996 में जो गुजराल डॉक्ट्रिन आई, वो भी नेबरहुड को प्रायोरिटी देने की बात कर रही थी। और 2014 में जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आई, उसमें भी हमने नेबरहुड जो नेबर हैं हमारे, उनको इंपॉर्टेंस देने की बात कही। और इसके साथ मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट और भी याद आता है, यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। तो जो आपका नेबर है उसके साथ आपको रिलेशन मेंटेन करने ही पड़ेंगे। इंडिया रिलेशनशिप जो है ये हमारी सेंटर में रहेगी। मैंने बताया आपको, हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए हमारा नेबरहुड बहुत जरूरी है। जहां तक बात रही, फिलहाल बांग्लादेश में आपको कुछ चीजें ठीक नहीं देखने को मिल रही हैं। मालदीव्स रिलेटिवली कंट्रोल में है। श्रीलंका जब से वहां क्राइसिस आया है तो रिलेशनशिप बेटर चल रहा है। भूटान हैज बीन अ ट्रेडिशनल एलाई, वो हमारे साथ हमारे भाई की तरह खड़ा दिखता है। इसके अलावा नेपाल के अंदर जो अभी चल रहा है प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट, उसने चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है उसने चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। म्यांमार के अंदर जो आपको एक जनता रूल देखने को मिल रहा है और जो अगेंस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स खड़े हुए हैं टू फाइट अगेंस्ट जनता रूल, वहां भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में तालिबान रूल अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के तो खैर क्या ही कहने, पाकिस्तान में आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर जो चल रहा है, खैबर पख्तूनवा के अंदर जो चल रहा है, तहरीक तालिबान ने जो नाक में दम कर रखा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, और जो रिसेंट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई हैं, ये सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट बना देती हैं। तो देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप तो रिलेटिवली थोड़े से प्रिडिक्टेबल हैं कि बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। उसमें 2 रीजन है। देखो, तालिबान को हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, ऑल्दो हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स वापस इनिशिएट कर दिए हैं।
पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जिस लेवल पे हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे थे अफगानिस्तान के साथ, वो अभी पॉसिबल नियर फ्यूचर में नहीं दिखता है। ऑल दो रिलेशनशिप आर नॉट एट ऑल बैड, दोनों के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एक जगह आके जुड़ते हैं, इसलिए आपको दोनों सेम टेबल पे बैठे हुए दिख सकते हैं। जहां तक रही पाकिस्तान की बात, ये पाकिस्तान के ऊपर प्योरली डिपेंड करेगा। अगर वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकने के लिए तैयार है, अगर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में घुसने के लिए अवॉइड करता है, कश्मीर में शांति बनी रहने देता है, खुद भी जीता है, हमें भी जीने देता है, अपनी आवाम की ग्रोथ पर फोकस करता है, हमें अपनी आवाम की ग्रोथ पर फोकस करने देता है, तो शायद आपको चीजें ठीक होती हुई दिखें। पर ये जो इसमें है ना, इसमें बहुत सारे अगर और इफ हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि रिलेशनशिप इनके साथ तो वैसा ही चलने वाला है। लेकिन ये वो सारे देश हैं जिनमें हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो शेप कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू नेबरहुड, राइट। मूविंग ऑन, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट। हमने केवल बायलेटरल इश्यूज नहीं करे हैं, हमने मल्टीपल कंट्रीज के साथ जो हमारे ग्रुपिंग्स हैं उनमें एंगेज करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो बिम्स्टेक की बात हो, बेसिकली 2016 में जो सार्क का समिट था वो इस्लामाबाद के अंदर था, और उसी टाइम पर आपको पठानकोट अटैक और उरी अटैक होता हुआ दिखा था। तो इंडिया ने मना कर दिया था कि भाई हम इस्लामाबाद में जाके समिट अटेंड नहीं करेंगे। एक ऐसा देश जो मेरे देश की फौज पर अटैक कर रहा है, मेरे देश की आर्मी और एयरफोर्स पर अटैक कर रहा है, मैं उसके साथ बैठ के डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं कर सकता। तब से सार्क आपको डिफंक्ट दिखता है, सार्क आपको नॉन फंक्शनल दिखता है। जो लास्ट समिट हुआ था सार्क का, दैट वाज इन 2014 इन काठमांडू। उसके बाद से अब तक एक भी समिट नहीं हुआ है, इस बात को 9 साल हो चुके हैं। उसके बाद से हमारा फोकस जो है वो बिम्स्टेक पर थोड़ा सा ज्यादा राइज होता हुआ दिखा। यही कारण है कि जब 2016 का ब्रिक्स गोवा समिट हुआ था तो हमने बिम्स्टेक के मेंबर्स को भी बुलाया। ये कहीं ना कहीं एक इंटर रीजनल कोऑपरेशन है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया से थाईलैंड और म्यांमार भी जुड़ते हुए दिखते हैं। तो ये हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, प्रेजेंट डे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में काम करेगा। साथ के साथ साउथ एशिया हमारी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है, बिकॉज ये हमारा रीजन है, हम सबसे बड़े देश हैं यहाँ, सबसे बड़ी इकोनॉमी है यहाँ, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टैचर आपको इंडिया का देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया। तो ये रीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और हम कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से कोई और देश यहां के इंटरफेयर ना करे, और हमारी जो रीजनल हेजेमनी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन रीजनल डिप्लोमेसी जो है उसमें उसको किसी भी तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे। इंडिया का जो लीडरशिप रोल है वो काफी ज्यादा पिवटल रहने वाला है, काफी ज्यादा कोर एरिया में कोर रहने वाला है कि किस तरीके से साउथ एशिया आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मिडिल ईस्ट के बाद कोई सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड रीजन आपको देखने को मिलता है तो वो साउथ एशिया ही है, और सार्क का डिफंक्ट होना, सार्क का नॉन फंक्शनल होना इस चीज को वेरीफाई और जस्टिफाई भी करता है कि क्यों हम अपने आप को एक वन ऑफ द वर्स्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अदर देन दैट, हमारा जो कंप्लीट फोकस है वो ग्लोबल साउथ पर है। जैसे मैं आपको इतनी देर से बताता हुआ आ रहा हूं, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो G20 की बात हो, हम हमेशा से ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन का G20 में जुड़ना, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2008 में स्टार्ट हुआ, फिर 2011 में हुआ, 2015 में हुआ, कोविड की वजह से फोर्थ समिट नहीं हो पाया था। इवेंचुअली G20 2023 में उसके साथ जुड़ना भारत का अफ्रीका के साथ, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अफ्रीका इज गोइंग टू मदर ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका एनर्जी पर्सपेक्टिव से, रिसोर्स पर्सपेक्टिव से, लेबर पर्सपेक्टिव से, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन फ्यूचर। तो हमारे लिए अफ्रीका के साथ एंगेज करना अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तो अगर हम अफ्रीका की गुड बुक्स में आ जाते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडोनेशिया, मलेशिया और फ्रांस भी आपको काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखते हैं। इंडोनेशिया में आप ऑलरेडी देख रहे हो कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट इंडोनेशिया की तरफ जाना शुरू हो चुका है। तेजस की बात करें, पिनाका की बात करें, मलेशिया के साथ हम पाम ऑयल करते हैं, लेकिन ऑल दो मलेशिया के कुछ स्टैंड ऐसे हैं, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर स्टैंड हो, जो हमारे फेवर में नहीं दिखता है। लेकिन मलेशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसलिए उसके साथ एंगेज करना भी जरूरी है। फ्रांस आपके साथ डिफेंस एंगेजमेंट फ्रांस के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखता है, चाहे वो अभी AI समिट जो पीएम मोदी अटेंड करके आए फ्रांस में, चाहे वो राफेल डील की बात हो जाए। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने एयरफोर्स के लिए राफेल मंगा लिए थे, अब हम उसका एक नेवल वर्जन मंगा रहे हैं जो बेसिकली हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर फंक्शन कर सकेगा। तो डिफेंस कोऑपरेशन आपको फ्रांस के साथ बढ़ता हुआ दिखता है। साथ के साथ इंडियन ओशियन रीजन में रियूनियन आइलैंड जैसी जो टेरिटरी है फ्रांस की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित और काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक साबित हो सकती हैं भारत के लिए। तो इसलिए हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट जो हैं वो इन चीजों की तरफ आपको रिलेटिवली थोड़े ज्यादा दिखेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स, G7, SCO, G7 और ब्रिक्स को आप अपोजिट मान सकते हो, लेकिन भारत दोनों का हिस्सा है। SCO को भी आप अपोजिट मान सकते हो, लेकिन भारत उसका भी हिस्सा है 2000 आफ्टर 2017। क्वाड को भी ज्वाइन कर रखा है हमने, SCO को भी ज्वाइन कर रखा है हमने। G7 में भी हमें हर बार इन्वाइट किया जा रहा है। G7 का हिस्सा नहीं है हम, लेकिन पिछले 3-4 सालों में आप देखोगे हर साल इंडिया को इन्वाइट किया गया है। अब उसके बाद आप SCO में भी बैठते हो, वो भी एक सिक्योरिटी अलायंस है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं बैलेंसिंग अप्रोच में हम जो प्लूरीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें भी एंगेज कर रहे हैं।
अगर ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा जाए या सक्सेस देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि पिछले 2 डिकेड के अंदर, पिछले 20 सालों के अंदर इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा शानदार हैं, काफी ज्यादा अप्रिशिएबल हैं, उनको सर्टेनली अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने काफी हद तक अपनी पॉलिसी को जो है वो असर्टिव बनाया है, हम किसी और पे निर्भर नहीं रहते। ये 2008 का भारत नहीं है कि हम पे कोई अटैक करे हम यूएन चले जाएं। हम मुंह तोड़ जवाब देने में विश्वास रखते हैं, अपना एक डिप्लोमेटिक स्टैंड और अपना एक इंटरनेशनल स्टैंड रखने में विश्वास रखते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। हमसे इतने सवाल पूछे गए कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, आर यू फंडिंग द वॉर, लेकिन हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया। हमने काउंटर क्वेश्चन किया कि तू क्यों गैस खरीद रहा है भाई, अगर मेरे तेल से ही क्या फंडिंग हो रही है, क्या यूरोप जो गैस इंपोर्ट कर रहा है आपने अपने लिए वहां क्या लगा दिया कि एम्बार्गो लगा दिया कि इतना तो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं भी तो अपने आवाम के बारे में सोचूंगा। अगर आपको इसे और बेटर तरीके से देखना है तो एक बार एस जयशंकर जी का इंटरव्यू देख लेना व्हेन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, और उनका जवाब जो जिस तरीके से उन्होंने यूरोपियन मीडिया को संभाला, यूरोपियन गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को संभाला। अदर देन दैट, इस क्रिएटिव डिप्लोमेसी के थ्रू हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन को और अपने आप को बैलेंस रखा है और अपने आप को ऐसे पोजीशन करने की कोशिश की है कि जैसे हम एक प्रिंसिपल ग्लोबल प्लेयर हैं, और जब तक हम खुद को ऐसे पोजीशन नहीं करेंगे तो हमें कोई इंपॉर्टेंस भी प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे जैसे हम एक डेवलप्ड नेशन बनने की कोशिश करेंगे 2047 तक, जो हमारा टारगेट है विकसित भारत बाई 2047, तो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसका एक इंटीग्रल हिस्सा रहने वाली है। किस तरीके से हमारी विदेश नीति फंक्शन करती है, ये बहुत मेजर क्राइटेरिया रहने वाला है कि हम 2047 तक एक विकसित भारत कहलाए जाएंगे या फिर तब भी हम एक डेवलपिंग कंट्री ही कहलाए जाएंगे या एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही कहलाए जाएंगे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद आई गेस आप काफी हद तक समझ चुके होंगे, काफी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होंगी कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, भारत के लिए क्या जरूरी रहने वाला है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ चहल एकेडमी पर। मिलता हूं आपको ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।